अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हमारी इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है। एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रिशिएट हुआ, बुरी तरह से डेप्रिशिएट हुआ 224 रुपये से 280-85, और फिर ये तो इंटरबैंक का रेट है, जो ब्लैक मार्केट का या जो ओपन मार्केट का रेट है वो 200-300 के आगे पीछे भी सुनने सुनाने में आ रहा है। इंटरेस्ट रेट हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया 300 बेसिस पॉइंट, और ये बढ़ाया इस तरह से है कि हमें बढ़ने से पहले पता था कि ये इतना बढ़ेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रोडिक्शन थी मार्केट में कि हमें पहले से पता था कि इकॉनमी के हालात ये हो रहे हैं, तो कम से कम ये इतना एक्सचेंज रेट 200 बेसिस पॉइंट या 2% या 3% या 4% ये बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता है, हम जब उठते हैं, जब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कहते हैं 25% है, हम कहते हैं नहीं 31% है, कोई कहता है नहीं 32% है, और जो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो कहते हैं 40% है, और जो इंटरनेशनल वो जो हांके इंडेक्स है वो तो 60% की बातें भी कर रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी पैरामीटर लगा लें या कोई भी इंडिकेटर लगा लें तो मतलब ये है कि इकॉनमी की पोजीशन ठीक नहीं है। और डिफ़ॉल्ट की बातें, और फिर हम कभी स्टांस रखते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं डिफ़ॉल्ट होगा। तो ये एक जो भी जितनी भी बातें हैं, तो इससे पता ये लगता है कि इकॉनमी के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अब ये बातें हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है, जो असल सवाल ये है कि वो ये है कि जो पिछले 6-7-8 महीने की जो डेवलपमेंट है या जो पिछले साल की एक डेवलपमेंट है, उससे हमने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। कुछ ना करें, मिसाल ले लें एक आप सिर्फ एक्सचेंज रेट की, कि हमने उससे क्या लॉस किया, क्या हासिल किया उस एक पॉलिसी का। बाकी तो मतलब बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सिर्फ एक मिसाल ले लेते हैं एक्सचेंज रेट की। हमने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट होने दिया, 224 रुपये पे एक्सचेंज रेट आ गया, 220 रुपये के आगे पीछे एक्सचेंज रेट आ गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप लगा दिया डार साहब के आने के बाद, क्योंकि डार साहब इस बात में बड़े मशहूर हैं कि वो एक्सचेंज रेट को रोक लेते हैं। उन्होंने एक तो पहले जहाज़ से उतरते साथ जो पहला बयान दिया था वो ये दिया था कि जी डॉलर जो है ना वो 200 रुपये से कम का है, 190-195 का है, तो उसको 190-195 पे आना चाहिए। वो 190-195 तो खैर नहीं आता था, ना होना चाहिए था, ना हो सकता था, ना है। लेकिन बहरहाल वो किसी चक्कर में वो 220 रुपये के ऊपर उन्होंने कैप लगा दिया, उसको रोक लिया इंटरवेंशन करके। वो तरीकाकार हम अपनी पिछली सारी एपिसोड्स में हम बता चुके हैं कि वो कैसे हम रोकते होते हैं, एलसीज ना खोल के। वहाँ पे हमने उसको रोक लिया, और उसके बाद उसके रुकने के बाद इकॉनमी का हर इंडिकेटर ये बात कर रहा था, हर इंडिकेटर चीख के बता रहा था कि ये एक्सचेंज रेट का नंबर नहीं है, ये एक्सचेंज रेट यहाँ से डेप्रिशिएट होना चाहिए, ये ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है। और उसके बाद हमने इंडस्ट्री को ख़राब होते देखा, उसके बाद हमने रेमिटेंसेस को रुकते देखा, उसके बाद हमने ब्लैक मार्केट को बनते देखा, डॉलर को स्मगल होते देखा, और उसके बाद आईएमएफ के साथ हमने अपना क्रेडिबिलिटी का हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को से तकरीबन निकल गए थे बाहर, और हमने उसके बाद वो डॉक्टर साहब की आपको स्टेटमेंट याद होगी कि आई डैम केयर आईएमएफ, और उसके बाद ये चीज़ें ख़राब होती चली गई। जिस दिन जान के लाले पड़ गए, यानी कि आपको आईएमएफ को आपने मिन्नता तरला करके बुलाना था किसी तरीके से आ जाएं, हमारे साथ दोबारा रिव्यू करें, तो आपने पहला काम जो किया वो आपने ये किया कि आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट पे छोड़ा। विद इन 24 आवर्स आपका एक्सचेंज रेट 35 रुपये तक डेप्रिशिएट हुआ, 224 से 221-22 से उठ के ये 270-72 पे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को फिर ख़राब किया। फिर अनसर्टेनिटी डेवलप हुई, इतनी अनसर्टेनिटी डेवलप हुई कि मतलब किसी को ये नहीं यकीन था कि इकॉनमी कैसे चलेगी, किसी को ये यकीन नहीं है कि इकॉनमी कैसे चलेगी। इस वक्त इतना जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमारी करेंसी के ऊपर, इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट। देखें, एक बात समझने की कोशिश करें हम सारे, कि एक होती है पेपर के ऊपर फिजिबिलिटी बनना। जो पेपर के ऊपर हम फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, वो ये होता है कि जो लोग किसी बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाते हैं, जो लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं, वो जो पहला फिजिबिलिटी बनाते हैं वो बड़ी कंजर्वेटिव फिजिबिलिटी बनाते हैं। कंजर्वेटिव फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे लॉस हो रहा होता है वो ज़्यादा लॉस रिकॉर्ड करते हैं, और जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है वहाँ पे कम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। ये सारा करने के बाद भी कंटेजेंसी डाली जाती है कि यार 10%, 6%, 3%, 4% ये कंटेजेंट लाइबिलिटीज होंगे, किसी वक्त भी ये फायर बैक हो सकता है, तो कुछ हो सकता है। इस सारे करने के बाद भी वो 220, 222, 230 रुपये पे हमारी फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी। हमारी बिजनेस की, हमारी इकॉनमी की फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी कि हमारी इकॉनमी चलेगी कैसे। लेकिन
जो हमारे इकॉनमी के कर्ता धर्ता थे, वो भले स्टेट बैंक है, वो भले फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भले फाइनेंस की वो मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने उसको वहाँ पे रोक के रखा हुआ था। और उसके बाद जब उसको छोड़ा तो उसने एक फ्री फॉल हुआ और हम एक बड़ी अनसर्टन वो सिचुएशन में चले गए। अब इसकी जितने भी क्राइसिस हैं वो सारे आपके सामने और आपके सामने आते चले जाएंगे कुछ दिनों के तक। बात करने का जो मकसद जो है, वो बात समझाने का जो मकसद ये है कि यार इकॉनमी नारों पे नहीं चलती है, इकॉनमी नारों से नहीं, आईएमएफ पॉलिटिक्स नहीं है। आईएमएफ एक जिंदा हकीकी तौर पे एक इदारा है जो कि आपकी इकॉनमी को चलाने के लिए आपको रिजर्व्स देता है, आपको उधार देता है, पैसे उधार देता है। उसने वो पैसे उधार आपसे वापस लेने हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ वापस लेने हैं। कल कला आप कहीं किसी जगह पे दोबारा फंसेंगे तो कल कला फिर आप आईएमएफ के दरवाजे पे जाएंगे दोबारा लेने के लिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये 23 दफ़ा हम कर चुके हैं और आगे हम करते रहेंगे। इस पे पॉलिटिक्स नहीं होती है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हार्डकोर इकोनॉमिक्स का इशू है। एक्सचेंज रेट आपकी नारा नहीं है कि जी मैं इकोनॉमी को, मैं एक्सचेंज रेट को 190 पे डार साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डार साहब ने ऐसे किया है। ये हमारे माइंड सेट है कि हमने इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स करनी होती है। वो चाहे मिफ्ता इस्माइल है उसने भी की, वो चाहे आप इमरान खान का दौर देख लें, 3 फाइनेंस मिनिस्टर आए, असद उमर साहब आए, शौकत तरीन साहब आए और तीसरे वो जो हफीज शेख साहब आए। तीनों की अपनी अलग अलग पॉलिसी थी, लेकिन पॉलिसी एक ही थी, एक्सचेंज रेट को किसी ना किसी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है, आईएमएफ के नाम पे पॉलिटिक्स करनी है, डेट के नाम पे पॉलिटिक्स करनी है। इकॉनमी ऐसे नहीं चला करती हैं। तो जो बात समझाने वाली है वो ये है कि अगर हमने सिर्फ एक्सचेंज रेट को ही सेटल कर लिया होता पिछले साल में, पिछले 2 साल में, तो आज हमारे पास ये रेमिटेंसेस का लॉस ना होता, आज हमारे पास ब्लैक मार्केट का, एक्सचेंज रेट की ब्लैक मार्केट ना होती, आज हम आईएमएफ का प्रोग्राम डिले ना पड़ा होता, आज हमारे पास ये हम इतनी अनसर्टेनिटी में ना होते। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता ना तो इस बुरी तरह से डेप्रिशिएट नहीं होता, ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन में, जैसे कि आप एक ग्रेजुअल डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं या कोई ग्रेजुअल को पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो तमाम बिजनेसमैन अपने आप को उस ग्रेजुअल पॉलिसी के ऊपर रखते हैं। उनके जेहन में होता है कि यार कि देखो ये हर 10 दिनों के बाद 1% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अगले मजीद 100 दिनों में ये 10% तक डेप्रिशिएट हो जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कि आप एक दिन आपने 5 रुपए पेट्रोल की प्राइस कम कर दी है, अगले दिन आपने 300 बेसिस पॉइंट आपने एकदम से ठक करके अपने मॉनेटरी पॉलिसी को ऊपर ले गए हैं, अगले दिन आपने इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट को फिर खुला छोड़ दिया और फिर उससे अगले दिन फिर आपने उसके ऊपर कैप लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हाच-पौच पॉलिसी से इकॉनमी नहीं चलेगी और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इस वक्त हमारा सीरियस लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है दुनिया में। देखिए ना, खुद सोचें हम लोग, मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, बड़ों को क्या समझा सकता हूँ या इकोनॉमिस्ट को क्या समझा सकता हूँ, या वो मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि देखें हमें इस वक्त आईएमएफ क्यों नहीं हाथ पकड़ा रहा है। आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर का बयान, वो कितने गुस्से में उस दिन बोले थे कि यार कि हमारे साथ आईएमएफ उससे बुरा कर रहा है कि जो उसने हमारे साथ 98 में किया था। 98 से मुराद जिस दिन हमने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, उससे ज़्यादा बुरी तरह से हमारे साथ आईएमएफ पेश आया। आईएमएफ ने उस वक्त भी हमारे साथ इतनी बुरे तरीके से नहीं पेश आया था जितना आप पेश आ रहा है। वाई वजह, हम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर गए हैं। सऊदी अरब हमें क्यों नहीं हाथ पकड़ा रहा है? इसलिए नहीं पकड़ा रहा है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। चाइना इसलिए कि हम क्रेडिबिलिटी लूज करके, क्रेडिबिलिटी लूज करने का मतलब यह है कि हम उनसे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हम उन्हें दिखाते कुछ हैं, असल में हमारे पास बुक्स के ऊपर कुछ और लिखा होता है। जितनी पिछली आईएमएफ के टॉक्स हुई हैं, आपने देखा होगा कि वहां पे कितनी डिस्क्रिपेंसीज निकली हैं, 800 बिलियन की डिस्क्रिपेंसी भी निकली है, 300 बिलियन की डिस्क्रिपेंसी नहीं। ओ भाईजान, ये मुल्क है, ये इकोनॉमी है, जिनको आप बता रहे हैं उनको इकोनॉमी का पता है, उनको इंडिकेटर्स का पता है, उनको पता है कि यार कि ये जिनके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ये हाँ में लाने वाले वो लोग नहीं होते हैं। उनको पता है कि इकोनॉमी का एक एक नंबर वो कोई होती है ना, कोई चीज़ें होती है ना, वो एक लॉजिकल चीज़ होती है कि यार कि इसको इसमें जमा करेंगे, इसमें जमा करेंगे तो ये जवाब आना चाहिए। अगर 2 को 2 में जमा करेंगे तो 4 आना चाहिए, अगर 2 को 2 में जमा करें 3 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम है। तो जो बेसिक स्टूपिडिटी है वो तो किसी पॉलिसी के साथ कैटर नहीं होगी ना। बेसिक स्टूपिडिटी तो बेसिक स्टूपिडिटी होती है, वो तो हम बेसिकली खुद जो चीज़ें प्ले कर रहे होते हैं और समझते हैं कि अगला भी उतना ही स्टूपिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इकॉनमी को आप इकॉनमी की तरह चलाएं और अगले 5-10 साल में बहुत सारी मिसालें मौजूद है ना यार। देखिए इंडिया है आपके पास, इंडिया ने 90 जिस वक्त उसने लाइसेंस राज खत्म किया, उसने तो ठीक 10 सालों के बाद उसका हमारे साथ डाइवर्जन शुरू हो गया था। हम नीचे आ रहे थे, वो ऊपर जा रहा था। हमने वियतनाम की मिसालें दी आपको पिछली एपिसोड्स में, वो 8-10 सालों के बाद उसका डाइवर्जन शुरू हो गया था। कौमों की जिंदगी में 8-10 साल कुछ भी नहीं होते हैं यार। आप 8-10 साल मेहनत करें और एक टू द पॉइंट मेहनत करें तो आपको आपकी इकॉनमी में डाइवर्जन होती हुई नजर आएगी। डाइवर्जन का मतलब यह है कि आप इकॉनमी यहाँ से आपकी बेहतर होगी। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है ना, जिस तरह से ये हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपने ब्रेकें फेल करके गाड़ी को ना आपने वो उतराई पे छोड़ दिया है। आपने मारनी है ये और मारने का मतलब ये है कि मतलब हम वो बहुत मिजरी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं किसी डॉक्टर से जाके कहता हूँ, मुझे कहेगा जी आप मर तो आपने फलाने दिन जाना ही है, लेकिन आप बीमार ज्यादा हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बड़ी मिजरेबल हो जाएगी। अगर मैं उससे सवाल पूछूंगी ना, डॉक्टर साहब मिजरी की इंडिकेटर क्या है, तो वो मुझे 2-3 इंडिकेटर बताएगा ना। वो मुझे ये बताएगा कि यार आपको दर्द ज्यादा होगा, वो मुझे ये बताएगा कि आप बेचैन ज्यादा रहेंगे, मुझे अब वो ये बताएगा कि आपके मेरे पास जो विजिट हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे पहले से। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द मिजरी। ये इस वक्त इंडिकेटर ऑफ द मिजरीज हैं कि यार के हम बार बार IMF के तरले कर रहे हैं, हम बार बार चाइना के तरले कर रहे हैं, हम बार बार उधर तरले कर रहे हैं उसके सऊदी अरब के, यार अल्लाह का वास्ता है कुछ दे दो। ये मिजरी है ना। वो चाहे बाकी तो कहानियां हैं सारी कि हम अच्छे जी रहे हैं कि बुरे जी रहे हैं कि फलाने जी रहे हैं, जो नज़र आ रहा है वो यही वाला है। तो इकॉनमी को इकॉनमी की तरह चलाएं, इकॉनमी को इकॉनमी की तरह समझने की कोशिश करें, इसको पॉलिटिक्स छोड़ दें। और बात फिर वही पिछली एपिसोड वाली है कि सबको पता है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन है। स्टेक होल्डर्स को भी पता है स्टेक होल्डर्स कौन है, हमें भी पता है स्टेक होल्डर्स कौन है। जब तक वो दिल बड़ा नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता ये इकॉनमी ठीक होगी। तो मैसेज ये है कि इकॉनमी को इकॉनमी की तरह चलाएं, इकॉनमी को पॉलिटिक्स की तरह ना चलाएं। बाकी मुल्क आपका अपना है, मुल्क होगा तो हम सारे होंगे। मैं भी उसी वक्त तक उस्ताद हूँ जिस वक्त तक ये मुल्क है, मैं भी उसी वक्त तक उस्ताद हूँ, उसी वक्त तक ये मैं बातें कर रहा हूँ जिस वक्त तक ये है। ये मेरी छोटी सी मिसाल है, उसी को फिर आप जनरलाइज करते रहें। तो अगली बात जो भी होगी वो अगली एपिसोड में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।